सोच के देखिए, एक कंपनी जिसका नाम लेते ही कभी ऑटो इंडस्ट्री में लोग हंसते थे, जिसे कोई गंभीरता से लेता ही नहीं था। और ये सिर्फ आम लोग नहीं थे, ये आवाज थी उनके सबसे बड़े राइवल टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क की। साफ जाहिर है, शुरुआत में BYD को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज, यानी 2024 में। उसी कंपनी का रेवेन्यू पता है कितना है? पूरे 180 अरब डॉलर। कहाँ एक मजाक और कहाँ ये नंबर? कमाल की बात है ना। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये हुआ तो हुआ कैसे? एक ऐसी कंपनी जिसे कोई पूछता नहीं था, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया की बादशाह कैसे बन गई? ये डेविड वर्सेस गोलियत की एक क्लासिक कहानी है, और आज हम इसके पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी को समझेंगे। ठीक है, तो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं इसके फाउंडर वांग चुआनफू के पास, जिनकी सोच, जिनकी स्ट्रैटेजी शुरू से ही सबसे अलग थी। यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, उस वक्त पूरी दुनिया एक नई टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही थी, लिथियम आयन बैटरीज। लेकिन वांग ने क्या किया? वो बिल्कुल उल्टी दिशा में दौड़े। उन्होंने उस टेक्नोलॉजी पर पैसा लगाया जिसे सब छोड़ रहे थे, निकल कैडमियम बैटरीज। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया? सिंपल, उन्हें पता था कि IBM जैसे जायंट्स अभी भी इन पुरानी बैटरीज को यूज कर रहे हैं, मतलब मार्केट अभी भी था। और उनका सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक जापानी मशीन नहीं, बल्कि चीन का सस्ता लेबर। आप सोचिए, 1995 में चीन में जो मिनिमम वेज थी, वो जापान के मुकाबले 8 गुना कम थी। तो वांग ने ऑटोमेशन पर नहीं, इंसानों पर, उनके हाथों पर भरोसा किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बैटरी बनाने के लिए एकदम साफ सुथरा डस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और ऐसे क्लीन रूम्स बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते थे। तो अब वांग इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे? और यहीं पे उनकी असली जीनियस दिखती है। उनका लॉजिक बहुत सिंपल था। अगर सिर्फ बैटरी को साफ रखना है, तो पूरी फैक्ट्री पर मिलियंस खर्च क्यों करें? और सोल्यूशन? एक छोटा सा क्लीन बॉक्स। मतलब वर्कर बाहर, उनके हाथ सील्ड ग्लव्स के अंदर, और बैटरी बॉक्स के अंदर असेंबल हो रही है। नतीजा, बिना किसी महंगे रूम के 99.99% क्लीन एनवायरनमेंट। ब्रिलियंट! इस एक सिंपल से आइडिया ने, और ऐसे ही दूसरे किफ़ायती तरीकों ने, BYD को इतना बड़ा एडवांटेज दिया कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट उनके जापानीज कंपेटिटर से सीधे 70 से 80% तक कम हो गई। ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। तो बैटरीज में तो BYD ने झंडे गाड़ दिए। इसके बाद वांग चुआनफू ने एक नया और बहुत बड़ा सपना देखा, कार बनाना। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी शुरुआती गाड़ियां फ्रैंकली एकदम फ्लॉप रही। अगले 10 साल तक BYD की कार्स का मजाक उड़ता रहा। सीरियसली, जर्नलिस्ट्स वीडियो बनाते थे कि देखो, इनकी गाड़ियों के दरवाजे तक ठीक से बंद नहीं होते। और इसी दौरान दूसरी तरफ टेस्ला EV मार्केट में क्रांति ला रही थी। और फिर आया साल 2020, पैंडेमिक। फोर्ड, निसान जैसे बड़े बड़े नाम करोड़ों के लॉस में थे। और तभी अचानक BYD ने $643 मिलियन का प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया। अब ये कैसे हो सकता है? जब लोग गाड़ियां खरीद ही नहीं रहे थे, पूरी दुनिया बंद पड़ी थी, तो BYD ने ये पैसा बनाया कैसे? जवाब आपको हैरान कर देगा। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को फेस मास्क बनाने में लगा दिया, और इतनी तेजी से किया कि कुछ ही हफ्तों में वो दुनिया के सबसे बड़े फेस मास्क प्रोड्यूसर बन गए। सोच के देखिए। इसी स्ट्रैटेजी की वजह से वांग चुआनफू को कॉकरोच एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। मतलब एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो तब भी आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता है जब बाकी सब डर के मारे छिप रहे होते हैं। तो पैंडेमिक के इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने के बाद BYD ने टेस्ला को टक्कर देने के लिए एक सॉलिड 3-pronged अटैक लॉन्च किया। चलिए देखते हैं ये 3 तरफा हमला क्या था। सबसे पहला हमला था टेक्नोलॉजी पर। उन्होंने बनाई ब्लेड बैटरी। ये सेफ्टी के मामले में एक रेवोल्यूशन थी। एक नेल पेनिट्रेशन टेस्ट होता है जो बहुत ब्रूटल माना जाता है। इस टेस्ट में जब दूसरी बैटरीज में कील घुसाई जाती है तो वो 500 डिग्री सेल्सियस पर आग पकड़ लेती हैं, ब्लास्ट हो जाती हैं। लेकिन BYD की ब्लेड बैटरी बिल्कुल शांत, न धुआं न आग। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। दूसरा हमला, प्राइस। BYD ने अपने कार टेस्ला से आधे से भी कम कीमत पर बेची। लेकिन कैसे?
इसका राज था वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब रॉ मटेरियल खोदने से लेकर बैटरी बनाने, कार असेंबल करने और उसे रिसाइकल करने तक सब कुछ इन हाउस A to Z, और ऊपर से चाइनीज गवर्नमेंट से मिली जबरदस्त सब्सिडीज। और इस कम कीमत का असर, इसने BYD के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खोल दिया। देखिए, टेस्ला की गाड़ियां सिर्फ चीन के अमीर शहरों यानी टियर 1 और 2 के लोग अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन BYD ने अपनी सस्ती गाड़ियों से टियर 3 के करोड़ों नए कस्टमर्स को भी टारगेट कर लिया। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे स्मार्ट अटैक पर, प्लग इन हाइब्रिड्स यानी PHEVs। उन्होंने चीन की नब्ज को पकड़ा। वो समझे कि छोटे शहरों में चार्जिंग स्टेशंस की कमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने ऐसी कार्स बनाई जो बैटरी पर भी चले और बैटरी खत्म होने पर पेट्रोल पर भी। इस एक मूव ने रेंज एंजाइटी वाली प्रॉब्लम को अब जड़ से ही खत्म कर दिया। तो BYD की इस कमाल की कहानी से आखिर सीख क्या मिलती है? चलिए 3 के टेकअवेज देखते हैं। सबसे पहला सबक, बड़े सपनों के पीछे भागने से पहले एक कैश काउ बनाओ, एक ऐसा बिजनेस जो लगातार पैसा दे, जैसा वांग ने बैटरीज के साथ किया। दूसरा, इनोवेशन का मतलब हमेशा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं होता, कभी कभी ये क्लीन बॉक्स जैसा स्मार्ट सिंप्लीफिकेशन होता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, जब लोग आपकी आलोचना करें तो उसे दिल पर मत लो, उसे अपनी बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन बनाओ। और आखिर में कंपनी का नाम ही सब कुछ कह देता है, BYD मतलब बिल्ड योर ड्रीम्स, एक ऐसे फाउंडर के लिए जिसका सफर एक मजाक से शुरू होकर ग्लोबल लीडर बनने तक पहुंचा। इससे बेहतर नाम और क्या हो सकता है? ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के दौर में वो कौन सा अनग्लैमरस या बोरिंग सा बिजनेस है जिसके अंदर कल का कोई बड़ा जायंट, कल का कोई BYD छिपा हो सकता है? सोचने वाली बात है।